हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, आप सभी को बहुत सारा नमस्कार। गुड आफ्टरनून सोनलाल जी, आपको भी नमस्कार। कैसे हैं बुद्धाराम जी? मैं एकदम बढ़िया हूँ। सुधीर जी कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। आज हम लोग फ्रेंड्स बात करना चाह रहे हैं राष्ट्रपति टॉपिक पर। देखिए, राष्ट्रपति वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझे लग रहा है कि ऐसा कि 3 से 4 घंटे तक हमको बात करनी पड़ सकते हैं इस टॉपिक पर। तो हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से मतलब आज हम लोग राष्ट्रपति पद क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, कौन सी विधि से होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। तो लगभग आधा घंटे की ये जो क्लास है उस पर हम लोग राष्ट्रपति के इन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। इसके बाद में हम लोग स्टेप बाय स्टेप राष्ट्रपति के अन्य जो आयाम हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति क्या है, थोड़ा सा इसको जरा जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है संसदात्मक शासन व्यवस्था। आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था में फर्क क्या है, अंतर क्या है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था जहां पर होती है वहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट का संबंध होता है। निकट का संबंध का मतलब यह होता है कि कार्यपालिका का जो निर्माण है वो व्यवस्थापिका में से होता है। आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ पर कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति है, हमारे यहाँ पर कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के अन्य सदस्य। ये सारे लोग आते कहाँ से? ये संसद में से तो आते हैं। इस वजह से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का निकट का संबंध होता है संसदीय शासन व्यवस्था की। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, संसदीय शासन व्यवस्था में हमेशा कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं दैट इज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इसी नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड होता है, प्रमुख होता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है उनकी सांसें कह दीजिए, उनका अस्तित्व कह दीजिए, वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट का संबंध होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। इसके ठीक विपरीत आप जरा देखें, जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां कार्यपालिका एक ही है। नाम मात्र की या वास्तविक कार्यपालिका का जो विभेद हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था में देखते हैं उस प्रकार का विभेद वहां पर नहीं पाया जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। सो वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है, राष्ट्रपति पद पर जो लोग चुनने जाने होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इस पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। हाँ, केशवानंद भारती वाले मामले पर चर्चा की है, आगे भी हम लोग करेंगे। आप लोग पहले इस टॉपिक को जरा देखिए, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। देखिए, आजकल एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लग गए। कुछ अनुच्छेद लिखे हुए आएंगे, कुछ पद लिखे हुए आएंगे, आपको उनको मैच करना हो सकता है। जैसे भारत का एक राष्ट्रपति है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, हमको बहुत ढंग से पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेदों को मैच करने के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले से बताया है कि हम लोग पॉलिटी विषय पर जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो चर्चा रीट का एग्जाम हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा एग्जाम सिविल सर्विस का एग्जाम हो, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और आपके मैं मैसेज लगातार देख रहा हूं, मुझे सब दिखाई देता है। मैंने लगातार आप लोगों को बताया कि हम लोग अपना बेस्ट जो नॉलेज हो सकता है उसको आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोई दिक्कत ना है। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। हम लोग आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाकर नीचे सबसे नीचे का जो कर्मचारी है, ग्राम सेवक, उन सब के चीज़ों को, उन सब के पदों को कवर करते हुए विषय पर बात करना चाह रहे हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ पर है, तो सीधा सा जवाब होगा आर्टिकल 52
अनुच्छेद 52 ये कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। दूसरी बात, कौन व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बन सकता है? राष्ट्रपति पद हेतु क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है? मैं जानता हूं इस बात को कि आप सारे लोग बहुत ढंग से इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप बहुत बारीकी से इन बातों को सुने, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफिकेशन, नंबर 1 पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया। देखें इसको जरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने लिखा भारत का नागरिक होना चाहिए, कुछ किताब वालों ने, कुछ गाइड्स ने लिख दिया मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। पेपर सेटर, एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो जानबूझकर इस प्रकार का शब्द लिख सकता है राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन को लेकर कि वो भारत का मूल रूप से नागरिक होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, केवल सीधा लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो लिखी हुई है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों याद रखना, न्यूनतम आयु 35 वर्ष जरूर दे रखी है, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखें, वो क्वालिफिकेशन देगा न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष हो, इस तरह का भी बात लिखी हुई आ सकती है। आपको ध्यान रखना, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नंबर 3, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, लिखा हुआ है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। अब इसमें आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बात पे मैं क्या इतना बल दे रहा हूं, उसका क्या कारण है? उसका कारण है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एग्जामिनर जब प्रश्न पूछेगा तो वो इस तरह से पूछ सकता है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, साथ ही साथ में वो लिख सकता है लोकसभा का सदस्य हो। याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए, देश के सर्वोच्च पदाधिकारी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वहां ये नहीं लिखा हुआ कि वो पागल नहीं होना चाहिए, वो मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए, या वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कोई बात राष्ट्रपति पद के लिए लिखी हुई नहीं है, केवल इतना लिखा हुआ है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। लास्ट में चौथा पॉइंट जो है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना चाहते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। पहला प्रश्न तो यही है कि लाभ का पद क्या होता है? भवानी भाई, यस आप सही कह रहे हैं, किसी लाभ के पद पर ना हो, एकदम सही बात है। लाभ का पद होता क्या है? देखिए, भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में लाभ का पद क्या है इसको परिभाषित नहीं किया गया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारी संविधान ने ये जिम्मेदारी संसद को दी है कि वो ये निर्धारित करे कि कौन कौन से पद लाभ के पद के दायरे में हो। दूसरी बात। तीसरी बात, ये जो चारों क्वालिफिकेशन आप लोगों ने अभी देखी, इन चारों क्वालिफिकेशन का उल्लेख भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 58, आर्टिकल 58 है। आर्टिकल 58 में इन क्वालिफिकेशन का उल्लेख है। ध्यान आपको ये रखना है, अनुच्छेद 58 में साफ शब्दों में कह रखा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार में अगर वो मंत्री है तो ऐसी स्थिति में वो लाभ का पद नहीं होगा। देखिए, मैं जरा क्या कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। भारत के संविधान में वैसे तो कहीं पर भी लाभ का पद परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन लाभ के पद के दायरे में कौन नहीं आता है ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में अगर मंत्री है तो वो सारे पद लाभ के पद नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश के वर्तमान के जो राष्ट्रपति है रामनाथ जी कोविंद, वो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद में चुनाव लड़ा। अगर वो इस्तीफा ना भी देते तो भी चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 के तहत राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है। आप लोग ये भी लाभ के पद समझाइए। यस, मैं नैना जी यही कोशिश कर रहा हूं। क्यों कंफ्यूजन रख रहे हैं आप? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मत रखिए। लाभ का पद वह पद कहलाता है जिसके बदले में, जिस पद को धारण करने से आपको वेतन मिलता हो, सैलरी मिलती हो, सरकार से आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
किसी भी तरह से कोई फायदा लेते हो, कोई सुविधा लेते हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी प्रकार की कोई सुविधा ना भी लेते हैं लेकिन आप ऐसे पद पर बैठे हैं जहां से आप जमीनों का आवंटन कर सकते हैं, ऐसे पद पर बैठे हैं जहां पर आप फंड को आवंटित कर सकते हैं, ऐसे पद पर बैठे हैं जहां से आप स्कॉलरशिप या फेलोशिप को बांट सकते हैं, तो वो सारे पद लाभ के पद कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 58 लाभ के पद के बारे में कहता है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आपको बात ये ध्यान रखनी है, अगर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति है और वो वापस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 स्पष्ट शब्दों में कहता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में यदि आप मंत्री हैं तो वो लाभ के पद में नहीं माने जाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों, वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी ने जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था तो उस समय वो देश के वित्त मंत्री थे। उन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है। इस बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति पद को लेकर। अब देखिए, राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन तो हो गई। अब बात है जो चुनाव है, उस चुनाव में कौन लोग भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट देते हैं, उन वोटर्स का जो समूह है वो कहलाता है इलेक्टोरल कॉलेजियम, यानी निर्वाचक मंडल। हमेशा ध्यान रखिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जहां पर हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन जरूर करते हैं। भारत गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है। हालांकि इस बात को ध्यान रखना, जनता डायरेक्टली भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है, जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। जितेंद्र जी, तो क्या राष्ट्रपति किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है क्या? उसकी बात ही हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक होती है क्वालिफिकेशन और एक होती है कंडीशंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पद जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस पर बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति किस बोर्ड का डायरेक्टर बन सकता है, वो सब राष्ट्रपति पद के बाद में लागू होती है, वो कंडीशन कहलाती है। निर्वाचक मंडल का मतलब ऐसे लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। पहली बात, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे इस बात का उल्लेख करता है। इलेक्टोरल कॉलेजियम का उल्लेख करता है आर्टिकल 54। पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद यानी हमारी पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट के सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे इस चुनाव में भाग लेते हैं। और आप लोग जानते हैं लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ये जो 14 सदस्य, ये 12 राज्यसभा के और ये जो 2 लोकसभा, यानी 12 और 2 14 जो सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। जो फ्रेंड्स आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग क्यों नहीं लेते हैं। बहुत ढंग से अपने को पता होना चाहिए कि संसद के मनोनीत सदस्य इस चुनाव में इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि इनको राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। ऐसी स्थिति में नेचुरल जस्टिस, ये हितों के टकराव का मामला है, इस वजह से संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉइंट, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्य जो है, 29 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, 29 राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे, विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य? यस, ऑब्वियसली विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो एंग्लो इंडियन, या यूं कह दीजिए वह विधानसभा का मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि विधानसभा का मनोनीत सदस्य इस चुनाव में भाग क्यों नहीं लेता है? इसका सीधा सा जवाब है, वो सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत हो रहा है और राज्यपाल खुद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। दैट्स वाई ये फिर हितों का टकराव है। इस वजह से विधानसभा का मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है।
देखिए यहां पर एक बात और है, भारत के 7 राज्य हैं, 7 राज्यों में विधान परिषदें भी है। विधान परिषदों के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते और उसका कारण यह है कि विधान परिषदें सभी राज्यों में नहीं है। भारत में 29 राज्यों में से केवल 7 राज्यों में, इस वजह से विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते। और कौन लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में भाग? एकदम आप सही कह रहे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी में जो विधानसभा है, उन विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और आपको यहां पर एक बात याद रखनी है, ये जो राष्ट्रपति चुनाव का जो निर्वाचक मंडल है, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी को हमने जो शामिल किया है, इसके लिए हमने 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 1992 में किया गया। 1992 में इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया है। आर्टिकल 54 में अमेंडमेंट करके ऐसा किया गया है। लेकिन मित्रों, आप लोग जानते होंगे वर्ष 2012 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए, तब एक एंग्लो इंडियन ने राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया था। जबकि हम लोग ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। तो मेरे सभी दोस्तों से प्रश्न ये है कि फिर एंग्लो इंडियन, जो कि जिनका नाम है डेरेक ओब्रायन, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में कैसे भाग लिया? ये एक अजीब सा प्रश्न है। अजीब सा प्रश्न इसलिए है क्योंकि अक्सर ये गलतफहमी हम लोगों को हो जाती है कहने की वजह से या समझाने की वजह से। हमको ऐसा लगता है कि शायद आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। देखिए, ये मैंने कभी भी नहीं कहा कि आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। मैंने कहा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। एंग्लो इंडियंस चुनाव में भाग क्यों नहीं लेंगे? अगर वो निर्वाचित होकर आएंगे, अगर वो लोकसभा में निर्वाचित होकर आएंगे, अगर वो राज्यसभा में निर्वाचित होकर आएंगे, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी संसद के अन्य सदस्यों की तरह भाग लेने का अधिकार है। यस, ऑब्वियसली मैं स्पीड को कम कर रहा हूं। यस, ऑब्वियसली कर रहा हूं। डेरेक ओब्रायन पश्चिम बंगाल के से हैं, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं और वो पहले एंग्लो इंडियन है जो भारत की संसद के किसी भी सदन से निर्वाचित होकर आए हैं। दैट्स वाई डेरेक ओब्रायन ने वर्ष 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया। और ये निसंदेह ये बात सही है कि वो पहले आंग्ल भारतीय है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया। डिंपल जी एकदम सही है, डेरेक ओब्रायन। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उनकी निर्वाचन पद्धति के बारे में। देखिए, मुझे मालूम है जैसे ही मैंने निर्वाचन पद्धति बोला, जैसे ही मैंने निर्वाचन पद्धति यहां पर लिखा, आप लोगों के मन में एकदम स्पष्ट आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जिस पद्धति से होता है उसका नाम है एकल संक्रमणीय। और पता होने से काम चलेगा नहीं, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, इसकी समझ भी होनी चाहिए कि एकल संक्रमणीय होती क्या है। पूरी विधि का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 स्पष्ट शब्दों में एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली का उल्लेख करता है। देखिए, आज हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इतना आसान टॉपिक है, आप लोगों के जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आपको बहुत सारी बातें राष्ट्रपति के बारे में पता है। लेकिन फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि आपको इसका आइडिया होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट क्या है। चुनाव जिस तरह से होते हैं, उन चुनाव को हम लोग मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं। चुनाव की जो पद्धति है, एक विधि कहलाती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, हिंदी में कहते हैं अग्रता ही विजेता, अर्थात एक ऐसा चुनाव जिसमें जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा वो चुनाव जीतेगा, उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड। इसके ठीक विपरीत आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में वो उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतता है जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आता है, बल्कि वह उम्मीदवार चुनाव जीतता है जो निश्चित कोटा प्राप्त करता है। निश्चित कोटा प्राप्त करने की वजह से ही इस पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। अब जरा देखिए एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है, पहले इसको जरा देखें आप। एकल संक्रमणीय शब्द का मतलब यह होता है एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा चुनाव जिसमें मतदाता वरीयता क्रम में, प्रेफरेंस में
प्राथमिकता के क्रम में अगर मत देता हो तो उसे हम लोग एकल संक्रमणीय कहते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर एक शब्द है हस्तांतरणीय। एकल संक्रमणीय की जगह पर हम लोग अगर एकल हस्तांतरणीय विधि कहें तो ये ज्यादा ठीक रहता है। हस्तांतरणीय का मतलब है कि मतदाता जब इस चुनाव में वोट देने आता है तो प्राथमिकता के क्रम में मत देता है, वरीयता के क्रम में मत देता है। और उसका कारण यह है क्योंकि जब वोटों की जब गिनती की जाती है, जब मतों की जब गिनती की जाती है, जब कोई उम्मीदवार निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता है, निश्चित अनुपात में मत प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके वोट हस्तांतरित हो जाते हैं, उसके मत स्थानांतरित हो जाते हैं। दैट्स वाई इसे एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय विधि कहा जाता है। इस विधि को आनुपातिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट लाने का मतलब नहीं है, उसको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा। और निश्चित कोटा क्या होता है इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति अगर आपसे पूछ ली जाए तो पूरा नाम है एकल संक्रमणीय, पहला शब्द है, दूसरा है आनुपातिकीय और तीसरा है गुप्त। यानी जो भी वोट दिए जाएंगे वो वोट सीक्रेट होते हैं, उन्हें आप वोट को किसी को दिखा नहीं सकते। अगर आप वोट दिखाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका मत खारिज कर दिया जाता है। दैट्स वाई इसे एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली कहते हैं। ये तो पहली बात है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 55 में है। दूसरी बात, इस चुनाव में कौन लोग उम्मीदवार बन सकते हैं? इस चुनाव में वही लोग उम्मीदवार बन सकते हैं जिसके नाम का 50 लोग तो प्रस्ताव रखेंगे, जिसे हम लोग प्रस्तावक कहते हैं। 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए और इसके अलावा 50 लोग अनुमोदक होने चाहिए। अब आपको याद क्या रखना है, ये 50 प्रस्तावक और ये जो 50 अनुमोदक है, ये वही लोग हो सकते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि 50 लोग आपके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, दूसरे कोई 50 लोग होंगे जो आपके नाम का अनुमोदन करेंगे। और ये जो 100 लोग हैं, ये 100 लोग वे हो सकते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। अर्थात राष्ट्रपति को जो लोग वोट दे सकते हैं उन्हीं में से 100 लोग प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हो सकते हैं। एक बात आप और भी ध्यान रखिएगा, अगर मैं उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं राष्ट्रपति के लिए और अगर आपने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा है, आप 50 लोगों में से आप एक शामिल है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी और के प्रस्तावक नहीं हो सकते और ना ही आप किसी और के अनुमोदक हो सकते। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स दोनों 50-50 होने चाहिए और ये 100 लोग किसी और के नहीं हो सकते हैं, किसी और के प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकते हैं। और ये 100 लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से ही होने चाहिए। इस चुनाव में जमानत राशि 15,000 होती है। ये 15,000 की जो राशि है, आप चाहे तो कैश दे सकते हैं, आप चाहें तो डीडी बनाकर दे सकते हैं, आप चाहे तो पीओ पोस्टल ऑर्डर बनाकर दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। जमानत राशि 15,000 होती है जो कि वैलिड वोट्स का 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर जब्त हो जाती है। कई बार फ्रेंड्स ये पूछ लेते हैं कि ये राशि कहाँ जाती है, तो ये राशि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो जाती है अगर आपने निश्चित कोटा प्राप्त नहीं किया, या फिर आपने यूँ कह दीजिए 1/6 अगर आपने वोट प्राप्त नहीं किए निश्चित कोटा के, तो ऐसी स्थिति में आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। दोस्तों, इसमें याद रखने वाली बात क्या है? इसमें याद रखने वाली बात अब आएगी महत्वपूर्ण। ये राष्ट्रपति का चुनाव है, ये देश के सबसे बड़े पदाधिकारी का चुनाव है। ये सोमराज जी मैंने बता दिया, ये राशि आरबीआई में जमा होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होती है। इस चुनाव में हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो मैंने कहा हम और आप लोग तो उसमें वोट देते नहीं है। हमारे देश के जो सांसद है, हमारे देश के जो विधायक है, वो इस चुनाव में वोट देने जाते हैं। और वो जब वोट देने जाते हैं तो उनकी वोट की वैल्यूज निकाली जाती है। प्रत्येक मतदाता के मत का मूल्य निकाला जाता है और मूल्य निकालने का फॉर्मूला ये है, पहले एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा। विधायक यानी एमएलए यानी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है अभी उसकी चर्चा करेंगे। एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, वो जिस राज्य का विधायक है उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है ये तो लिखनी है यहां पर, और अपॉन यानी बटा करके लिखना है उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या।
विधानसभा सदस्य संख्या यहां लिख दीजिए और इसके बाद में इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे एक विधायक का मत मूल्य आएगा। मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानता हूं कि आप जब ओएमआर सीट में जब ये लिखेंगे तो कहीं पर भी आपसे ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या हो सकता है, ये आपके जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस टॉपिक पर, क्योंकि ये बहुत सामान्य प्रकार का टॉपिक है, मैं जानता हूँ। लेकिन जो प्रश्न बन रहा है उसको बहुत बारीकी से जरा आप देखिए। प्रश्न बनेगा क्या, जरा देखें आप। एक विधायक का मत मूल्य निकालना है तो उस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य का वो विधायक है, अपॉन करके, बटा करके उस राज्य की विधानसभा की जो निर्वाचित सदस्य संख्या है उसका आप भाग दे दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/1000 से, उस राज्य के विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। आपको यहां पर ध्यान ये रखना है, यहां पर जनसंख्या 1971 की आएगी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में एक मतदाता के मत का जब मूल्य निकालते हैं तो जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वो 1971 लिखना है, 1971 ही है, और वर्ष 2026 तक यही जनसंख्या का आधार वर्ष रहेगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर 1971 की जनसंख्या के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दो प्रश्न बहुत अच्छे हो सकते हैं। जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा है? 1971 है। कब तक ये रहेगा? 2026 तक ये रहेगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। अब मुझसे आप यहां पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं, 1971 ही क्यों, जब हमारे पास जनसंख्या के आंकड़े 2011 तक के हैं, 2001 के आंकड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या का आंकड़ा या आधार वर्ष 1971 ही क्यों रखा जाता है? इसका कारण स्पष्ट है। कारण यह है कि 1971 का जो वर्ष वो एक ऐसा वर्ष है जब ये माना गया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो जनसंख्या है उसमें एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। दक्षिण भारत की जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से वृद्धि कम हो रही है, जबकि उत्तर भारत की जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि हो रही है। और आप दोस्तों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य के विधायक का मत मूल्य भी ज्यादा आएगा। अगर हम लोग 2001 या 2011 का यहां पर आंकड़ा लिखते हैं तो दक्षिण भारत के राज्य इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं एक तो हमने जनसंख्या को कम कर एक राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन किया है और राष्ट्रपति चुनाव में हमारे विधायक का मत मूल्य भी कम आ रहा है, ये तो गलत बात है। दैट्स वाई हम उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहते, या यूं कह दीजिए हम उत्तर भारतीय जिन्होंने जनसंख्या में वृद्धि की है उनको की पीठ थपथपाना नहीं चाहते। इस वजह से हमने जनसंख्या का आधार वर्ष अभी भी 1971 रखा है और इस जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के विधायक का मत मूल्य 129 आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे जरा, हमने राजस्थान का तो विधायक का मत मूल्य निकाल दिया, मुझे एक बात बताइए, क्या सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग आएगा? मेरा प्रश्न को आप सुन पा रहे हैं, मेरे प्रश्न को आप समझ पा रहे हैं? मेरा प्रश्न यह है कि क्या सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग आएगा? मुझे मालूम है आप ये कहेंगे नहीं आएगा, सॉरी आप ये कहने वाले हाँ अलग अलग आएगा। तो मेरा प्रश्न है अलग अलग क्यों आएगा? आपको ध्यान रखना, यह बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। इसके दो कारण है, सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, इस वजह से अलग अलग आएगा, और दूसरा जो कारण है सभी राज्यों की विधानसभा सदस्य संख्या अलग अलग है, इस वजह से सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग है। अब देखिए, हम एक सांसद का मत मूल्य निकालते हैं। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? पहले हमने एक विधायक का मत मूल्य निकाला। एक विधायक का मत मूल्य निकालकर उस राज्य में जितने भी विधायक हैं उन सारे राज्य के विधायकों के मत मूल्य निकाले। जैसे हमने राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 निकाला, उससे हमने 200 का मत मूल्य निकाला, 129 से गुना कर दिया 200 से, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य आ गया। ये फॉर्मूला हम पूरे हिंदुस्तान में अपनाएंगे, 29 राज्यों में अपनाएंगे, दिल्ली और पुडुचेरी में अपनाएंगे, और सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकालकर उन सबको जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी जो टोटल आएगा, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का जो टोटल आएगा उसमें हम लोग संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या यानी 543 प्लस
233 यानी 776 का अगर भाग दे देंगे, वापस सुनिएगा, एक विधायक का मत मूल्य निकाला, जैसे राजस्थान में 129 आया। इसके बाद हम लोग सभी 200 विधायकों का मत मूल्य निकालेंगे, 129 मल्टीप्लाई 200 कर देंगे, राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य आ जाएगा। यही फॉर्मूला हम लोग सभी राज्यों में अपनाएंगे और सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकालकर उन सबको जोड़ देंगे और जोड़कर संसद की जो निर्वाचित सदस्य संख्या है उसका भाग दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा जो कि 708 है, 708 है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन विधि है इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में, 2-4 बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, कोई विधानसभा भंग हो गई है, 2 विधानसभा भंग हो गई है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71 स्पष्ट शब्दों में यह कहता है कि किसी का पद खाली होने से कोई निर्वाचक पद में नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव समय पर ही होगा। कोई एक विधानसभा भंग हो जाए, चाहे 2 विधानसभा भंग हो जाए, चाहे 29 के 29 राज्यों की विधानसभा भंग हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव में संसद तथा विधानसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाएं अगर भंग है तो भी संसद है और लोकसभा भी भंग हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा हमारा एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा राष्ट्रपति का चुनाव कर सकती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसी निर्वाचक का पद खाली होने की वजह से रुकेगा नहीं। इस बात को आपको ध्यान रखना। एक दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 71 में है। और आपको बात याद ये भी रखनी है कि जब भी राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में विवाद होगा, सुप्रीम कोर्ट जब उसकी हियरिंग करेगा, सुप्रीम कोर्ट जब उसकी सुनवाई करेगा, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की बेंच गठित की जाती है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो राष्ट्रपति का चुनाव होने के 30 दिन के भीतर 30 दिन के अंदर इस संदर्भ में आपको शिकायत अपनी दर्ज करवानी है सुप्रीम कोर्ट में। और आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है, आप और हम लोग राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर सकते हैं। शिकायत वही कर सकता है जो राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार हो। कैंडिडेट्स को शिकायत करने का अधिकार है, साथ ही साथ उन लोगों को शिकायत करने का अधिकार है जो राष्ट्रपति चुनाव में मत देते हैं। कम से कम 20 वोटर्स राष्ट्रपति चुनाव के इस संदर्भ में शिकायत कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 71 कहता है। और सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में जो भी निर्णय देगा वो निर्णय अंतिम होगा। एक बात और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, अगर राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई, आपने उसकी सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की, सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने बाद में, 5 महीने बाद में, 7 महीने बाद में जब भी कोई निर्णय दिया, इस दौरान राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो सारे कार्य वैलिड होंगे। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति का चुनाव आयोग करवाता है और ऐसा भारत के संविधान के आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है। लेकिन याद आपको ये रखना है, चुनाव संबंधी कोई प्रॉब्लम हुई उसका निपटारा आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसमें चुनाव आयोग की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती है। साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, लेकिन चुनाव का जो अधिकारी होता है, जिसे हम लोग पीठासीन अधिकारी कह सकते हैं, कभी लोकसभा का महासचिव, कभी राज्यसभा का महासचिव। लोकसभा और राज्यसभा में जो महासचिव होते हैं वो बारी बारी से इस चुनाव में चुनाव अधिकारी के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति के बारे में चर्चा की, राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन को लेकर बात की। कल हम लोग राष्ट्रपति शपथ किस तरह से लेते हैं, महाभियोग क्या प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति को क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अपना स्नेह इसी तरह से बनाए रखें। कल भी हम आपसे वापस रूबरू होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.